अमेरिका और इजराइल ये जंग जीत नहीं सकते। दूसरी बात कि ईरान ये जंग हार नहीं सकता। तो इन दोनों के दरमियान बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक अमेरिका के फेस सेविंग का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हालात इस कदर नासाजगार हो चुके हैं अमेरिका के लिए कि उनके लिए फेस सेविंग के जो ऑप्शंस शायद कुछ अरसा पहले होते वो अब नहीं। और उन्होंने बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन की है। उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान इस कदर डिटर्मिनेशन के साथ और इतनी रेजिलियंस से ईरान और इसराइल का मुकाबला करेगा। और आई थिंक उन्हें ये भी बिल्कुल शायद ख्याल नहीं था कि ईरान के पास एक्चुअली किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद है। और इस सबसे बड़ी चीज जो अमेरिका के खिलाफ इसमें जा रही है वो ये है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका को पता ही नहीं है कि उसका बेसिकली रीजन क्या है और वो उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हर लम्हे अपना जो टारगेट है या अचीवमेंट का, उनका ये जंग जीतने का एक नैरेटिव है वो चेंज कर देते हैं। वो समझते हैं कि वेनेजुएला की तरह हम जाएंगे और रिजीम चेंज भी हो जाएगी और सारा ईरान जो है वो निकल के अमेरिकी झंडे लेके तो वहां खड़ा हो जाएगा और वो रिजीम चेंज हो जाएगी और 2 में बात खत्म हो जाएगी। तो ये तो होने वाला था ही नहीं। नगमाना साहिबा, इस वक्त जंग एक अगले मरहले के अंदर दाखिल हो गई है और जिन लोगों का ख्याल था कि चंद रोज की ये कशीदगी होगी, उसके बाद शायद ये जंग किसी एक फरीक के हक में, किसी एक के खिलाफ चली जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब फेस सेविंग के लिए ईरान की बजाय अमेरिका देख रहा है जिसने ये जंग उन पर मुसल्लत की। अब फेस सेविंग का आपके नजदीक क्या कोई रास्ता बाकी रह गया है कि अमेरिका किसी तरह इस जंग से खुद को निकाल सके और अपनी आवाम के सामने सुरखरू हो सके? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लोगों का शायद यही ख्याल था कि ये चंद दिनों में जंग बंद हो जाएगी, लेकिन जो लोग इस खित्तों को जानते हैं, जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जरा थोड़ा बेहतर समझते हैं, उनमें तो ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस रुख पे अब ये जंग चली गई है, इसमें 2-3 चीजें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल ये जंग जीत नहीं सकते। दूसरी बात ये भी बहुत अहम है कि ईरान ये जंग हार नहीं सकता। तो इन दोनों के दरमियान बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक अमेरिका के फेस सेविंग का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हालात इस कदर नासाजगार हो चुके हैं अमेरिका के लिए कि उनके लिए फेस सेविंग के जो ऑप्शंस शायद कुछ अरसा पहले होते वो अब नहीं। और उन्होंने बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन की है। उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान इस कदर डिटर्मिनेशन के साथ और इतनी रेजिलियंस से ईरान और इसराइल का मुकाबला करेगा। और आई थिंक उन्हें ये भी बिल्कुल शायद ख्याल नहीं था कि ईरान के पास एक्चुअली किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद है। और इस सबसे बड़ी चीज जो अमेरिका के खिलाफ इसमें जा रही है वो ये है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें अमेरिका को पता ही नहीं है कि उसका बेसिकली रीजन क्या है और वो उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हर लम्हे अपना जो टारगेट है या अचीवमेंट का, उनका ये जंग जीतने का एक नैरेटिव है वो चेंज कर देते हैं। वो समझते हैं कि वेनेजुएला की तरह हम जाएंगे और रिजीम चेंज भी हो जाएगी और सारा ईरान जो है वो निकल के अमेरिकी झंडे लेके तो वहां खड़ा हो जाएगा और वो रिजीम चेंज हो जाएगी और 2
में बात खत्म हो जाएगी, तो ये तो होने वाला था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नगमाना साहिबा, एक आप ही के पॉइंट से एक अहम चीज, इस वक्त जो मुश्तरका तौर पे और यकतरफा तौर पे ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई, ईरानी कौम, ईरानी हुकूमत और उनकी तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज में ईरानी नयाद हैं अमरीकी तज्जियाकार वली नसर साहब, मैं उनको सुन रही थी, उनका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा। वो ये समझते हैं कि ईरान को जिस चीज़ से बाज रखने के लिए उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, अब अपनी बका और सलामती को मद्देनजर रखते हुए जौहरी दिफा उसको अपने लिए नागुज़ीर है। वो अब ये हक भी रखता है और वो समझता है कि उसकी हिफाजत और सलामती जो है वो जौहरी दिफा के साथ है, न्यूक्लियर हथियार बनाने के साथ है। अब आपको लगता है कि ईरान के पास ये ग्राउंड्स आ चुके हैं कि वो अपनी बका और सलामती के लिए हर उस हद पर जाने के लिए तैयार होगा, चाहे उसकी भरपूर मुखालफत ही क्यों ना हो? देखिए, अमेरिका की और इजराइल की हठधर्मी ने ईरान को मजबूर कर दिया है कि वो बिल आखिर जो फतवा दिया था इमाम खुमैनी ने कि न्यूक्लियर वेपन जो मैस मर्डर के वेपन्स होते हैं ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है और इनको ना बनाया जाए ना किसी के खिलाफ आप इस्तेमाल करें। तो वो फतवा अब मुझे लगता है कि उसको रिवाइज करना पड़ेगा ईरान को, और इसीलिए ईरान ने बहुत ही ओपन हार्टेडली JSPOA को साइन किया था, जिसको पहली टर्म में ट्रंप साहब ने ही सैबोटाज करने की किया था। बिल्कुल। और आप देख लें कि उसमें अगर यूरोपियन यूनियन एक स्टैंड ना लेती तो शायद वो पहले 2 साल ही में खत्म हो जाता, लेकिन उसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की और उसका जो कूलिंग ऑफ 2 साल का पीरियड था उसमें भी किसी किस्म के खिलाफ वर्जी मुआहदे की ईरान ने नहीं की। अब तो आई थिंक कि बहुत सारे जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे वो इस बात को समझते थे, लेकिन इस दफा ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा जल्दी है कि उनको पता है कि 3rd टर्म इम्पॉसिबल है और और वो चाहते हैं कि जी अपनी कोई लेगेसी इतनी बड़ी छोड़ के जाए कि दुनिया खासतौर पे उनकी जूइश लॉबी ये समझे कि जी हम ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो वो उसमें सोचते समझते तो है नहीं, वो तो सब दुनिया कहती है कि उनमें शायद बिल्कुल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, अकल की बहुत कमी है और नॉलेज की भी बहुत कमी है। तो वो आ गए हैं नेतन्याहू के झांसे में और उन्होंने ये बहुत ही गलत एक कदम उठा लिया है जिससे इजराइल का तो नुकसान हो ही रहा है। इजराइल तो आई थिंक बहुत अरसा अब लगेगा उसको रिवाइव करते हुए। अब अगर आप मुझे इजाजत दें नगमाना साहिबा, इसमें ट्रंप ने घाटे का सौदा किया। ये कह रही थे कि इसमें बेसिकली जो नुकसान ज्यादा हुआ है वो अमेरिका का हुआ है, और अब बिल्कुल साद रफीक साहब ने सही कहा है, सारी दुनिया भी यही कह रही है और अरब खुद भी अब यही सोच रहे हैं कि उनका जो एक थिंकिंग थी कि शायद इस खित्ते में हमारा सबसे बड़ा थ्रेट जो हमें है वो ईरान है, हालांकि शायद ईरान नहीं था, सबसे बड़ा थ्रेट तो इजराइल है जो, और उसके साथ अब ये अमेरिका जो इतनी खुला मिल गया है फॉर अ ग्रेटर इजराइल। असल तो ये सारी मुस्लिम कंट्रीज जो गल्फ और मिडिल ईस्ट है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अब नगमाना साहिबा ये भी तजावीज़ सामने आ रही हैं कि अब जितने भी खलीजी ये तमाम गल्फ स्टेट्स हैं, ईरान है और मुसलमान हैं, इनको नेटो इत्तेहाद की तर्ज पे एक इत्तेहाद बनाना चाहिए। और मुझे याद है कि पिछले साल के अवाखिर में जब सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसको बड़ा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और उसके बाद ये उम्मीदें बनने लगी कि नेटो इत्तेहाद के मुकाबले के अंदर एक मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद भी खड़ा होगा जो एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। खैर वो इत्तेहाद तो बन नहीं सका, मगर ईरान के ऊपर मुसल्लत करदा जंग के बाद और गल्फ स्टेट की मौजूदा सूरत हाल के बाद आप ये समझती हैं कि इस बात के ऊपर भी गौर होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज अपना एक इत्तेहाद बना सके जहां पर वो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो सकें। देखिए OIC तो बना ही इसलिए था और आपने देखा कि फिर उस बेचारे का क्या हाल हुआ। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी आई थिंक बारीकी ये है कि नेटो जैसा इत्तेहाद उस वक्त होता है जब
तकरीबन एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल हुआ आपके पास, और आपके पास वो साइंटिफिक नॉलेज हो जो उसके लिए चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो एक प्रूवन क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेट है, और उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ भी है, और प्रैक्टिकल हमारी जो अफवाज हैं वो बहुत मजबूत और प्रोफेशनल हैं। उसके बाद फिर ईरान आता है। तो जब तक ईरान बियॉन्ड द मिसाइल्स वो कैपेसिटी नहीं हासिल कर लेता और खुद भी एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन जाता, और बाकी जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी सारी दौलत जो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका में और वेस्ट में इन्वेस्ट की हुई थी, उससे डीलिंक नहीं होते। अभी तो देखिए ना, वो इस कदर उस चुंगल में फंसे हुए हैं कि उनकी तो इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो इन सबको इट विल टेक टाइम, बट आई थिंकिंग और वो डिसीजन का वक्त जरूर आ गया है कि या आप इकट्ठे हो जाएं और जिसकी जो सलाहियत है वो इकट्ठी कर ले और आगे एक की तरफ चले, या फिर एक के बाद एक सब तबाह।